मानना है कि कई बार इस तरह के युद्ध में थर्ड पार्टी मेडिएट करता है इनडायरेक्टली, लेकिन इसको श्रेय लेने वाली होड़ जो मची हुई है वो होड़ इस तरीके से शायद पहली बार मची है। एक चीज और देखिए, दो फर्क है। आनंद आहूजा साहब, एक मिनट में आ रहा हूँ सर। आनंद आहूजा साहब ने एक चीज और कही कि टैरिफ तो चीन पे भी लगा है, बाकी देशों पे भी लगा है और कमोबेश बराबर लग रहा है। हालांकि यहाँ पे है कि रशिया से ऑयल खरीदने के नाम पर जो टैरिफ है शायद वो इंडिया पे लगा है, चीन और ब्राजील पे नहीं लगा। एक मिनट अजय श्रीवास्तव जी को जोड़ता हूं। अजय श्रीवास्तव जी, आपका क्या टेक है इस पे? तो आप ठीक कह रहे हैं, रशिया से ऑयल खरीदने के लिए टैरिफ केवल हमारे ऊपर लगा है। ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, लेकिन वो उसकी वजह अलग हैं। उसकी दो वजह मिस्टर ट्रम्प बताते हैं। पहली वजह है कि जो उनके पुराने लीडर थे मिस्टर बोल्सोनारो, उनके साथ में ट्रायल फेयर नहीं हो रहा है। और दूसरी वजह बहुत ही ज्यादा हंसने वाली है, मैं ये कहूँगा। वो कह रहे हैं कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट जो एक्स है ट्विटर, उसको बहुत सारी रिक्वेस्ट देता है एंटी ब्राजीलियन कंटेंट जो है हटाने के लिए। तो अमेरिकन फ्री मीडिया के साथ में मजाक है, तो लीजिए आप 50% टैरिफ ले लीजिए। तो ब्राजील के ऊपर 50 ऐसे लगा है और हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा लगकर 50 हो जाता है रशियन ऑयल की वजह से। ये दोनों के ऊपर 50 है, लेकिन रीजन दोनों के अलग अलग हैं। और ट्रम्प साहब को इतना हम लोग जानते हैं, वो 100 रीजंस जो है ना एक दिन में मैन्युफैक्चर करके जिसके ऊपर जो चाहेंगे लगा देंगे। उसका कोई हमें बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर मैं आऊँगा। हमारे साथ एईपीसी के सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर साहब हैं, जो आईएएस भी रह चुके हैं और बहुत सारे ट्रेड नेगोशिएशन में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो मिथिलेश्वर जी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस टैरिफ के लगने का जो माना जा रहा है वो है अप्रैल और गारमेंट को लेकर के। तो आप लोगों ने इस इम्पैक्ट को असेस किया है और इसको कैसे इस असर को कम करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देखें तो इम्पैक्ट कुछ 10.3 बिलियन यूएस डॉलर का है जो यूएस एक्सपोर्ट होता है। अप्रैल स्पेसिफिकली 5.33 बिलियन है, जो अप्रैल एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 33% है। तो 25% टैरिफ पर तो ट्रेड रिकनसाइल्ड था कि वो एब्जॉर्ब कर पाएगी जो डिफरेंशियल ड्यूटी है। बट अभी एग्जिस्टिंग जो डिफरेंशियल ड्यूटी है विजा विज जितने मेजर कंट्रीज हैं गारमेंट एक्सपोर्टिंग, चाहे वो बांग्लादेश हो या वियतनाम हो या श्रीलंका हो, वो 30 से 31%, 30% है। फिर वो इंडोनेशिया से देखिए वहाँ 19% है। तो इतने टैरिफ डिफरेंशियल को एब्जॉर्ब करना ट्रेड के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि लग रहा है कि गारमेंट इंडस्ट्री को यूएस मार्केट से मूव अवे करना पड़ेगा, जो बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन है। अभी फिलहाल ये हो रहा है कि अभी तो विंटर एंड फॉल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। 1 महीने के बाद से स्प्रिंग्स के जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं। तो अभी यूएस बायर्स का ये फीडबैक आ रहा है कि या तो आप 30% ड्यूटी डिफरेंशियल को एब्जॉर्ब कर लो, और अगर आप एब्जॉर्ब करने की स्थिति में नहीं है तो आप अपने फैब्रिक को दूसरी कंट्री शिप कर दें, चाहे वो बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। अब बड़ी सी असमंजस की स्थिति में एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो उनको ड्यूटी एब्जॉर्ब करके लॉस बियर करना पड़ेगा। बट अगर वो नहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपने वर्कर्स को इमीडिएटली रिट्रेंच तो नहीं कर सकते, क्योंकि तो उस स्थिति में उनको वेज पे करना पड़ेगा और उनके सारे कंपनसेशन को देते हुए, तो आइदर वे उनका लॉस है ऑलमोस्ट एक क्वांटिटी का। सो बाय एंड लार्ज एक्सपोर्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने जो स्प्रिंग्स के ऑर्डर्स हैं या विंटर फॉल के रिमेनिंग ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करें। और क्योंकि इस स्थिति में कि लॉस होते कम से कम वो अपने कस्टमर बेस को रिटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि कोई इनको रास्ता महीनों में निकल जाए, या हो सकता है सरकार गवर्नमेंट का सपोर्ट इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि कम से कम जो पेंडिंग जो ऑर्डर पाइपलाइन में ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या जब तक कि बीटीए में कुछ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं डिसाइड होते हैं, कम से कम कुछ फिजिकल सपोर्ट इमीडिएटली दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्री ने बहुत सारी चीजें डिमांड की है, बट इमीडिएट टर्म में ये डिमांड है कि आपको फिजिकल सपोर्ट दें। और दूसरा है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जो एक रीढ़ की हड्डी था, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, वो दिसंबर 2024 के बाद से डिसकंटिन्यू हो गया, उसको इमीडिएटली रिवाइव करें। बहुत सारे सजेशन हम लोगों ने दिए कि हम लोग ब्रांडिंग एफर्ट्स करें, बिकॉज एक्चुअली गारमेंट ट्रेड में जो डेल्टा है, जो हमारा एक्सपोर्ट प्राइस है और जो अल्टीमेट प्राइस जो कंज्यूमर पे करता है उस मार्केट में, वो काफी ज्यादा है।
तो है कि हम वाई शुड बी एक्सपोर्ट फॉर अदर्स, मैन्युफैक्चर फॉर अदर्स, हम लोग खुद ब्रांड बिल्ड करें लोकल ब्रांड के लिए। सो हम लोगों ने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है कि वो IBEF जैसी संस्थाओं से एंगेज करके इंडिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड इंडियन ब्रांड्स हैं उसको ग्लोबल बनाने की कोशिश की जाए। और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं, बट फिलहाल इमीडिएट डिमांड्स ये से बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, एक तो अप्रैल के सेक्टर की डिमांड और असर क्या पड़ेगा वो इन्होंने बताया। एक मिनट, आहूजा साहब को जोड़ना चाहते हैं। आहूजा साहब, एक चीज मैं भूल के आपसे कहना कि आपने जो इंडिया का कहा कि सिंगल आउट किया गया है, आपको एक चीज ये भी देखनी होगी कि इंडिया के साथ यूएसए के एक बहुत गहरी दोस्ती के रिलेशन थे और हैं। इंडिया मेंबर है कार्ड का भी और मेंबर है I2U2 का भी, लेकिन इंडिया जो है वो ब्रिक्स का भी मेंबर बन गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रिक्स को एंटी अमेरिका समझते हैं और इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है ब्रिक्स के अंदर जो यूएसए का दोस्त भी है, कार्ड का मेंबर भी है। अब कार्ड के अंदर वो चाइना के अगेंस्ट है इसलिए मेंबर है, और ब्रिक्स के अंदर वो चाइना का दोस्त है इसलिए वो अमेरिका के अगेंस्ट है। एक टाइम था जब इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी होती थी कि हम किसी गुट के साथ नहीं हैं। आज इंडिया की हालत ये हो गई है कि हम ईरान के साथ भी हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं, हम यूक्रेन के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, हम ब्रिक्स के अंदर भी हैं। हम ब्रिक्स के अंदर हम प्रो चाइना हैं और हम एंटी चाइना हैं क्योंकि हम क्वाड के मेंबर हैं। और आज जो तो ये जो एक इंडिया की एक, वैसे तो अरुण सिंह जी बहुत समझदार और उलझे हुए वो डिप्लोमेट हैं, इस बात पे वो ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि आज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो एक हौच-पौच हो गई है, कंफ्यूज पॉलिसी है। मैं एक इंडियन यूएसए में बैठा हुआ, मुझे आज ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। आप देखिए ना कि इंडिया, अब ऐसा करते हैं आहूजा साहब, इस मुद्दे पे मैं आऊँगा इसी शो में। मैं एम्बेसडर अरुण साहब से इस पर चाहूँगा कि अपना व्यू यहाँ पे रखें। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना ये था कि अगर आप ब्रिक्स में शामिल होने की वजह से भारत पर ड्यूटी लगाना चाहते हैं तो वो कह के लगाइए। आपने कहा था कि 500% लगाएंगे, 200% लगाएंगे, तो आप लगाइए। अगर डी-डॉलराइजेशन के नाम पे आप ड्यूटी लगाना चाहते हैं वो लगाइए। लेकिन आप जो ये बेतुका लॉजिक दे रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इसी कारण लगा रहे हैं जी, रशिया से तो बाकी लोग भी ऑयल खरीद रहे हैं। आप ये बेतुका लॉजिक दे रहे हैं कि आपके ट्रेड करने की वजह से रशिया को पैसा जा रहा है और वो यूक्रेन में पैसा झोंक रहा है, तो ये भी बेतुका लॉजिक है। सबसे ज़्यादा ट्रेड तो यूरोप कर रहा होता है और आप पर्दे के पीछे से, आप खुद पर्दे। हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी, तो यूएस रशिया से जो भी कंट्री तेल ले रहा है वो क्वाड का मेंबर नहीं है, वो I2 का मेंबर नहीं है। एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो इधर का भी है ना, इंडिया के साथ चाइना भी है। ब्रिक्स का मेंबर है ना, चाइना भी है, ब्राजील भी है। वो भी तो चाइना कार्ड का मेंबर नहीं है, चाइना कार्ड का मेंबर नहीं है। आप या हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। आप कह रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दुश्मन भी हैं।